नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ और ऊर्जा संसाधनों के बारे में। दरअसल जो पिछला लेक्चर अपना था उसमें हमने कुछ ऊर्जा संसाधनों की बात करी थी, जैसे कोयले की हमने उसमें बात करी थी, कोयले के प्रकारों की बात की थी, भारत में कौन कौन से कोयले मिलते हैं, गोंडवाना प्रकार का सबसे ज़्यादा मिलता है, टर्शियरी प्रकार का भारत में कम मिलता है ना। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, कौन सा सबसे अच्छा होता है, ये सब हमने देखे थे। फिर हमने देख लिया था परमाणु जो हम कहें कि खनिज थे, उसके बारे में भी हमने कुछ जानकारी हासिल करी थी। यूरेनियम, थोरियम, इसके बारे में कहाँ कहाँ मिलते हैं, केरल की मोनोजाइट बालू में क्या मिलता है, ये सब के बारे में जानकारी हासिल की। फिर हमने जानकारी हासिल करी थी पिछले लेक्चर में पेट्रोलियम के बारे में, यानी खनिज तेल के बारे में हमने जानकारी हासिल करी थी। और उसमें हमने देखा था कि भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में खनिज तेल जो है वो उसकी हमें प्राप्ति होती है। बॉम्बे हाई है, कौन से 3-4 क्षेत्र हमने देखे थे, ठीक है। और फिर हमने देखी थी रिफाइनरीज। वो रिफाइनरीज वाले जो टॉपिक था मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, राज्य ऊपर नीचे हो गए थे, है ना। तो आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं, और सबसे पहले हम आज के लेक्चर में उन 22 रिफाइनरीज के बारे में ही देख लेते हैं, है ना। तो टोटल अपने पास 22 रिफाइनरी है, 17 सार्वजनिक है, 3 जो है वो निजी है, और 2 जो है ये जॉइंट वेंचर है। ये याद रखना, ये डेटा आपको भूलना नहीं है। अब आप कहोगे सर पूरा डेटा, कुछ सारे डेटा याद करने हैं, तो देखिए कुछ डेटा ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं, तो ये 22 तो आप ये डेटा तो बिल्कुल भूलना ही मत। इनमें देख लें, देखिए गुवाहाटी में जो है ये रिफाइनरी का है, आसाम में है, बरौनी बिहार में है, क्वाली बड़ोदरा जो है गुजरात में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, डिगबोई आसाम में है, पानीपत हरियाणा में है, बोंगाई गांव जो है ये आसाम में है, मुंबई महाराष्ट्र में जो HPCL उसे चलाती है, विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, इसको भी HPCL चलाती है, कोच्चि BPCL चलाती है, केरल में है, मुंबई BPCL महाराष्ट्र में है, मनाली तो मनाली आपका हिमाचल प्रदेश वाला नहीं है, ये तमिलनाडु में एक मनाली है वो है, चेन्नई जो है ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये मनाली जो है इसको कौन चलाता है, CPCL मतलब चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको चलाता है। नागापट्टनम जो है ये तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी हरियाणा में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी हरियाणा में है, आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में तो आसाम में लगती है। उसके बाद में हम देखें मंगलोर जो है ये कर्नाटक में है, और मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ये कर्नाटक में है। तातीपाका ये आंध्र प्रदेश में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ओमान तेल कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है बीना में, जो कि मध्य प्रदेश में है। जामनगर जो है वो, और जामनगर प्राइवेट सेक्टर ये 2 है, RIL और RPL, ये गुजरात में है दोनों, और ये रिलायंस के हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के हैं ना ये। और एक है SR ऑयल लिमिटेड जामनगर में है, ये भी प्राइवेट सेक्टर का है। और ये HPCL और आर्सेलर का जो है ये पंजाब में है। तो 2 जॉइंट हो गया, एक तो ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओमाल तेल कंपनी वाला, और HPCL और आर्सेलर वाला, ये तो 2 जॉइंट वेंचर हो गए। 3 प्राइवेट कौन से हो गए, ये जामनगर में 2 है, रिलायंस इंडस्ट्री वाले RIL और RPL, साथ ही साथ एक ये आपका SR वाला जो है ये भी, जो भी जामनगर में है। तो जामनगर में जो है वो तीनों प्राइवेट हैं। तो UPSC आजकल ऐसे स्टेटमेंट बनाती है कि भारत में एक भी निजी रिफाइनरी नहीं है, ऑयल रिफाइनरी नहीं है, या सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ये है। इस प्रकार के सेंटेंस आजकल UPSC बना देती हैं, तो ये डेटा थोड़ा सा आप याद रख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के हम ऊर्जा संसाधनों में प्राकृतिक गैस पर। तो देखिए कल हमने देखा था खनिज तेल, तो जहाँ जहाँ खनिज तेल मिलता है ये प्राकृतिक गैस भी वहीं मिलती है। खनिज तेल जो होता है वहाँ उसके ऊपर ये पाई जाती है। तो खनिज ये देखिए गैस जो शेल होते हैं उनमें ये पाई जाती है प्राकृतिक गैस। तो वर्तमान में पेट्रोलियम और कोयले के स्थान पर गैस जो है उसका उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम और कोयले की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ऑलरेडी हमको जो है इसको कम करना है ना। COP21 में ये वाली बात कही गई थी, पेरिस एग्रीमेंट में, कि भैया हमको CO2 वगैरह का जो उत्सर्जन है उसको कम करना है, नेट जीरो उत्सर्जन करना है 2070 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसकी
अत्यधिक ज्वलनशील, गंध और कालिक रहित होती है प्राकृतिक गैस, और उसके उत्पादन और वितरण में भी कम खर्चा आता है। इसकी वजह से इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है, और ये जिस रूप में प्राप्त की जाती है इसी रूप में इसका उपयोग भी किया जा सकता है। और ये प्राय कच्चे तेल के आसपास पाई जाती है। तो कच्चा तेल जो मिलता है ना, यानी तेल मतलब कोई सरसों का तेल थोड़ी, तेल मतलब जो खनिज तेल था वो जो मिलता है उसी के आसपास से पाई जाती है। और प्राकृतिक गैस का भंडार का पता भारत में लगाता कौन है? तो भारत में ONGC जो है और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाते हैं। अब ये ONGC जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में, और ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है आसाम में, दुलियाजन आसाम है, वहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। अब आप बताओगे सर हेडक्वार्टर क्यों बता रहे हो? PCS में नहीं, UPSC में भी इस प्रकार के स्टेटमेंट दे देगी UPSC आपको कि ONGC का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में। आपको लगेगा यार हाँ होगा, अंग्रेजों के टाइम में बनी होंगी ऐसे वैसे, तो नहीं, ONGC का है दिल्ली में। मैंने बताया आपको ऑलरेडी, बसंत कुंज में है, जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, मेरे पास में ही है ये। और ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आसाम में ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। ये हेडक्वार्टर भी आप याद रख लेना। और ये क्षेत्र वही है, देखिए नेचुरल गैस वाला क्षेत्र कहाँ है? तो आसाम में है, त्रिपुरा में है, त्रिपुरा भूलना मत, त्रिपुरा में, आंध्र प्रदेश में, बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र हो गया। और 70% ऑफ टोटल रिजर्व्स जो है ना नेचुरल गैस के, वो तो बॉम्बे हाई में ही है। और बॉम्बे हाई से ही अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जो खनिज तेल है वो भी बॉम्बे हाई से ही निकाला जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रख लेनी है। संचित राशि जो है इसके बारे में कि संचित भंडार कहाँ कहाँ है, तो ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका पता लगाती है। प्राकृतिक गैस अधिकांश तेल भंडारों के ऊपर स्थित होता है, यानी तेल नीचे है तो गैस उसके ऊपर ऊपर तैरती रहती है, क्योंकि तेल तो हल्की होती है ना, और इसको फिर खोद के बाहर निकाल लिया जाता है। कुल भंडार अगर देखा जाए तो 1330 बिलियन क्यूबिक मीटर अपने यहाँ भंडार पाया जाता है प्राकृतिक गैस का। कहाँ पाया जाता है? तो बॉम्बे हाई में, गुजरात का जो अंकलेश्वर वाला क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी में, आसाम में, आंध्र प्रदेश, गोदावरी कृष्णा बेसिन जो KG बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहाँ पर पाया जाता है। तमिलनाडु का थंजावुर है, सिंगलपेट है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है, राजस्थान में बाड़मेर है, और पंजाब में फिरोजपुर में प्राकृतिक गैस के भंडार अपने यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको और अगर आप देखना चाहो तो अच्छी तरीके से दिया हुआ है, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ना, यहाँ पर हमें प्राकृतिक गैस के भंडार देखने को मिलते हैं। देखिए राजस्थान में बाड़मेर में है, यहाँ पर कच्छ में है ना, और यहाँ पर देखा जाए तो अंकलेश्वर में आपको दिख गया, मुंबई हाई में आपको दिखने को मिल जाएगा। देखिए यहीं पर पेट्रोलियम भी मिलता है, कुछ कल क्षेत्र हमने देखे थे ना। और यहाँ पर पूर्वी भाग में आप देखें तो त्रिपुरा में मिलते हैं, आसाम में मिलते हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पर KG बेसिन जो है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में हमें देखने को मिल जाती है। अब अगर देखा जाए कि नेचुरल गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस, उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, तो उसमें मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी गैसें बहुत सारी होती है। अगर पूछा जाए कि नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मीथेन, है ना। और LPG में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। हाँ, ये प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये पाया जाता है LPG में सबसे ज़्यादा। और नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन। CNG में क्या पाया जाएगा? मीथेन। एक मिनट में पानी पी लो। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, पर ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, PCS वगैरह में। UPSC का भरोसा नहीं है, वो भी पूछ लेगी ऐसे। ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि UPSC है तो ये ऐसा नहीं पूछेगी फैक्ट वगैरह। प्राकृतिक गैस देख लिया। अब हम देखेंगे ताप विद्युत के बारे में, है ना। तो ताप विद्युत ये किस प्रकार से उत्पादित की जाती है? तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, आग जलाई जाती है बॉयलर में। किससे जलाएंगे? तो कोयले से जलाएंगे। किससे जलाएंगे? गैस से जलाएंगे। किससे जलाएंगे? डीजल से जलाएंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स जो है ना, जीवाश्म ईंधन, उनसे ही हम ये आग जलाते हैं। अब इस आग के ऊपर जो है पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होने की वजह से यहाँ पर स्टीम बनती है, और स्टीम की वजह से यहाँ पर एक टरबाइन लगा होता है। ये टरबाइन घूमता है, और इस टरबाइन के घूमने की वजह से यहाँ पर जनरेटर से बिजली का उत्पादन होता है। फिर ये पानी वापस जो है इस प्रकार से जाएगा, और ये यहाँ पर कूलिंग टावर होता है, इस कूलिंग टावर में जाता है ताकि पानी वापस ठंडा हो सके। ये ठंडा पानी वापस इधर आता है, और ठंडा पानी वापस इधर आके ये वापस उसी क्षेत्र में चला जाता है। फिर वो वापस पानी गर्म होता है, और भाप की वजह से ये टरबाइन घूमता है। इस प्रकार से ताप विद्युत यानी थर्मल पावर जो है भारत में, या भारत में के पूरे विश्व में ऐसे ही बनता है। वर्तमान में भारत में देखा जाए तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा या थर्मल पावर से ही। ये फैक्ट आप याद रखना। इस प्रकार के फैक्ट UPSC को बहुत पसंद है। UPSC बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन सौर ऊर्जा से होता है, विद्युत का उत्पादन। गलत,
तापीय ऊर्जा से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अपने यहाँ भारत में। अभी आगे आपको डेटा भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये डेटा थोड़ा पुराना है तो कोई बात नहीं। उस टाइम पे 2015 में 69% लगभग, यानी 70% ही मान लीजिए आप, 72% ना आगे, लगभग 70% जो है वो उत्पादन कहाँ से हो रहा था, तो तापीय विद्युत से ही उत्पादन हो रहा था। 1975 में अपने यहाँ बना दी जाती है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। जैसे ओएनजीसी का है ना, वैसे ही एनटीपीसी का भी दिल्ली में ही है। तो एनटीपीसी जो है ये भारत में ताप विद्युत का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। और कोयले पर आधारित देखिए 13 अपने यहाँ ये प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं, साथ साथ 7 जो है वो गैस और डीजल आधारित चल रहे हैं। तो कल को कहे कि कोयले पर आधारित जो है एक भी नहीं चल रहा, तो नहीं, 13 चल रहे हैं, एक भी नहीं। ऐसे एग्जैक्ट 13 आपको नहीं पूछेगी यूपीएससी, वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट देगी। या डीजल और गैस चालित एक भी अपने यहाँ थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है, तो गलत। 7 है, एक तो छोड़ो आप, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। और वर्तमान में एनटीपीसी 17,930 मेगावाट की क्षमता के साथ 18 विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। और देश में शीर्ष ताप विद्युत उत्पादन करने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और शीर्ष ताप विद्युत की क्षमता वाले स्थापित क्षमता, यानी आप कहो कि कैपेसिटी कितनी है, लोग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो भी यही राज्य ऊपर है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। और जो उत्पादन कर रहे हैं वो भी इन्हीं के पास ही है। ये बात में इतने सारे अपने यहाँ देखिए ताप विद्युत संयंत्र भी लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि भारत में किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, तो 2010 में देखा जाए तो लगभग आप कहोगे 84% जो है वो किससे, फॉसिल फ्यूल से, यानी जीवाश्म ईंधनों से लगभग 84% उत्पादित की जा रही थी 2010 में। मात्र 16% ही रिन्यूएबल एनर्जी भारत में उत्पादित हो रही थी। 2020 आते आते ये फॉसिल फ्यूल वाली संख्या थोड़ी घटी है और रिन्यूएबल एनर्जी वाली थोड़ी संख्या बढ़ी है। 2020 में 77% जो है, अगर आप मेंस में कहीं लिखना चाहो तो ये डेटा आराम से आप लिख सकते हो। तो लगभग 77% जो है वो फॉसिल फ्यूल से ही अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित होती है। मात्र 23% ही रिन्यूएबल एनर्जी भारत में अभी उत्पादित की जा रही है। परंतु लक्ष्य ये है कि 2030 आते आते हम 50% जो उत्पादन है अपना, और जो 55 जो ग्लासगो में बैठक हुई थी COP26 की, उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था पंचामृत के बारे में। उसमें एक ये भी था कि हम 50% जो है 2030 आते आते रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा बनाएंगे। अब अगर देख लें यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा देखिए थर्मल एनर्जी से बनाई जा रही है। आपको कोई परसेंटेज कोई याद हो ना हो इधर यहाँ पर ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी से बनाया जा रहा है। उसके बाद में देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी आती है, फिर हाइड्रो एनर्जी आती है। अब आप कहोगे सर हाइड्रो एनर्जी भी तो रिन्यूएबल एनर्जी है, परंतु जो बड़े बड़े हाइड्रो वाले हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी नहीं माना जाता है। और मात्र 2% जो है ये तो न्यूक्लियर एनर्जी से बनाई जा रही है अभी अपने यहाँ बिजली। ये आपको याद रख लेना है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी से तो बहुत ही कम मात्रा में अपने यहाँ बिजली बनाई जा रही है। सबसे ज़्यादा किससे, तो थर्मल एनर्जी से बनाई जा रही है। अब आगे आ जाता है जल विद्युत, है ना। जल विद्युत देखिए ये कैसे बनती है, तो यहाँ पर ना कोयले की ज़रूरत है ना खनिज की ज़रूरत है। पानी आता है ना, पानी नदियाँ बहती है, इस नदी को क्या करेंगे, यहाँ रोक लेंगे, बांध बना देंगे। और बांध बना के इस प्रकार का पूरा सिस्टम बना देंगे। यहाँ से पानी जो है आएगा बड़ी प्रेशर के साथ, और यहाँ पर ये लगा हुआ है टरबाइन। इस टरबाइन से पानी टकराएगा तो ये घूमेगा, और यहाँ पर जनरेटर है, उस जनरेटर की वजह से बिजली का उत्पादन होता है, और फिर ये इन तार की वजह से पहुँचा दिया जाता है आगे। ये आपको देखिए यहाँ पर दिखा रखा है फिशवे। ये फिशवे क्या है, इस प्रकार से देखिए बना रखा है सीढ़ी टाइप की। ये क्यों बना रखा है, क्योंकि इस रिजर्वायर बनाने की वजह से कुछ मछलियाँ ऐसी होती है कि ऊपर की तरफ जाकर, समंदर से आग चलकर ऊपर की तरफ जाकर अंडे देती है नदियों में, है ना। तो अब ये आपने बना दिया तो ये मछली क्या इसके उससे ऊपर उड़ के जाएगी। तो ये सस्टेनेबल बनाने के लिए इसे यहाँ पर ये इस प्रकार से सीढ़ियाँ बना दी जाती है, थोड़ी ढलान करके, तो मछलियाँ इन सीढ़ियों की होती होती ऊपर चली जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के नहीं, ये पानी यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार से बना दिया जाता है, छिछला पानी, कि मछलियाँ आराम से ऊपर जा सकती है। तो ये जो फोना और फ्लोरा है, तो फ्लोरा तो क्या फोना जो है वो प्रभावित नहीं होता है इनकी वजह से, ठीक। और भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जल विद्युत शक्ति गृह बनाया गया था 1898 में ही बना दिया गया था, अंग्रेजों के काल में ही। कहाँ, दार्जिलिंग में। और उसकी उत्पादन क्षमता 20 किलोवाट हुआ करती थी, 20 किलोवाट हुआ करती थी। 1902 में बाद में कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना दिया जाता था शिव समुद्रम।
तो शिव समुद्रम शक्ति प्रपात बना दिया जाता है कहाँ पर, कावेरी नदी पर। कहाँ, कर्नाटक में। तो ये याद रखना, शिव समुद्र किस पे है, कावेरी नदी पर। कहाँ, कर्नाटक में। ये देखिए शिव समुद्रम, माफ़ कीजिए, ये है शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहाँ पर, कर्नाटक में। कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर। ये आपको याद रख लेना है। और 1951 के बाद में तो देखिए जल विद्युत में तेजी से वृद्धि होने लगती है, क्योंकि जो बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं भारत में बनाई जाने लगती है, उसमें फिर बहुत सारे बांधों में पोंग डैम है, तमाम भाखड़ा नांगल बांध है, तमाम बांधें बनाई जाती हैं। इन बांध के बारे में भी जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, उसमें आराम से विस्तार से जानेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो उनकी वजह से फिर आगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें वृद्धि होती रहती है। और भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाले राज्य हैं कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र वाले राज्य जो हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर खूब सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स भारत में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर सिंध है, पोंग डैम है हिमाचल प्रदेश में, देह है, यमुना है, यमुना पर बहुत सारे टेहरी बांध यहाँ पर बनाए हुए हैं, भाखड़ा नांगल यहाँ पर बनाया हुआ है ना। बिहंड है, ये गंडकी है, हीराकुड बांध है यहाँ पर, है ना। उकई बांध है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर चंबल नदी पे बने हुए हैं। ये सब के बारे में आगे हम जानकारी हासिल करेंगे, है ना। ये जोग प्रपात वगैरह है, श्रावती है, इनके बारे में अच्छे से हम जानकारी हासिल करेंगे जब हम देखेंगे भारत की बड़े बड़े बहुउद्देशीय बांध हैं उनके बारे में, ठीक है। भारत में जल शक्ति के उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। एक तो जल विद्युत वाला क्षेत्र आ जाता है, हिमालय वाला क्षेत्र, यानी ये पूरा वाला क्षेत्र। आप देखो ये क्षेत्र जो है, ये इस प्रकार से अगर मैप में समझते हैं ना तो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, रट के बैठने से बढ़िया। तो एक क्षेत्र तो आ गया हिमालय वाला, पश्चिम से लेकर पूर्व हिमालय तक का ये क्षेत्र आ गया। दूसरा क्षेत्र आ जाता है जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसमें महाराष्ट्र से लेकर केरल तक वाला क्षेत्र, यानी कि ये वाला पूरा क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर भारत में जल शक्ति उत्पादित की जाती है। और तीसरा क्षेत्र आ जाता है सतपुड़ा और विंध्य वाला क्षेत्र। तो देखिए ये यहाँ पर है अरावली, एक मिनट मैं पेन जो है दूसरा ले लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ। देखिए ये यहाँ पर बनी है अरावली, ये है विंध्य और ये है सतपुड़ा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में एक क्षेत्र है जहाँ पर उत्पादन किया जाता है भारत में जल शक्ति का, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखे जाए कि सबसे ज़्यादा संभावित क्षमता जो है वो कौन सी नदी पर है जल विद्युत बनाने की, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और उसका संपूर्ण प्रतिशत भी देखा जाए तो देखिए आप देख सकते हैं 41% है। तो सबसे ज़्यादा संभावना किस पे है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में है सिंधु नदी पर, उसके बाद में आती है गंगा नदी। याद रखना आप, तो बोलते कि गंगा नदी पर सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो नहीं, सबसे ज़्यादा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, फिर सिंधु नदी पर, फिर गंगा नदी पर। ये थोड़े से फैक्ट्स हैं, याद रख लेना। अब देख लेते हैं एक परमाणु ऊर्जा के बारे में कि परमाणु ऊर्जा से किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। देखिए होता क्या है, परमाणु ऊर्जा में जो नाभिकीय पदार्थ जो यूज़ किए जाते हैं उनके विखंडन की वजह से और उनके संलयन की वजह से ये ऊर्जा प्राप्त होती है। तो संलयन वाला काम तो अभी तक पूरा किया नहीं जा सका है। इसके ऊपर जो है वो रिसर्च चल रही है। जापान भी टोकामेक एक बनाने की कोशिश कर रहा है और ITER चल रहा है फ्रांस में, जिसमें भारत भी उसका सदस्य है, जिसमें नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता विकसित करने के प्रयास उसमें चल रहे हैं, ठीक है। तो इस परमाणु ऊर्जा में होता क्या है कि जो रेडियोधर्मी परमाणु है उनके विखंडन से फिलहाल तो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो नाभिकीय ये आणविक विखंडन है, वैसे काफ़ी जटिल और खर्चीली ये पड़ती है और इसके खतरे भी बहुत हैं। अगर मान लो ये अगर अनकंट्रोल हो जाए तो उसकी वजह से बहुत सारे मतलब आप कहो कि तबाही भी बहुत सारी आ सकती है। जैसे कि रूस में चेरनोबिल में हादसा हो गया था, जापान में भी फुकुशिमा में हादसा ऐसा हो गया था, ठीक है। और ये सस्ती इसकी वजह से पड़ती है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से उतनी विद्युत उत्पादन करी जा सकती है जितना 20 से 25 लाख किलोग्राम कोयले से की जा सकती है। यानी 1 किलोग्राम अपने पास अगर 1 किलो यूरेनियम है ना और 20 से 25 लाख किलो अपने पास कोयला है तो बराबर है समझो आप। तो इसलिए ये थोड़ी सस्ती हमको पड़ जाएगी, है ना। ये स्वच्छ है, इसकी वजह से कोई जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता, सुविधाजनक भी है, परम शक्तिशाली ऊर्जा संसाधन इसको माना जाता है। परंतु अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो उसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। और अपने यहाँ देखिए यूरेनियम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है और भारत में यूरेनियम के नहीं बल्कि थोरियम के भंडार है ना। और यूरेनियम हमको बाहर से खरीदना पड़ता है, इसलिए भारत में अभी तक इसकी क्षमता उतनी विकसित नहीं की जा सकी है।
यहाँ कुल ऊर्जा विकास में मात्र 2.23% ही परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि भारत में मतलब लगभग 2% के आसपास ही अगर आप मोटा मोटी लेके चलो तो परमाणु ऊर्जा से भारत में ऊर्जा उत्पादित की जाती है। भारत में 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कर दी गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना भारत में 1954 में कर दी थी। और भारत में अभी देखिए नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में 21 रिएक्टर जो है वो सक्रिय भारत में अभी है। तो ये आपके बहुत थोड़ा सा याद रख लेना फैक्ट। अब यहाँ पर देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन 2 होता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जो नाभिकीय जो फ्यूल होता है वो आगे और भागों में टूट जाता है, वो टूटने की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि एक से अधिक जो परमाणु मिलते हैं और उन परमाणुओं के मिलने की वजह से ऊर्जा उत्पादन होती है। और सूर्य में जो ऊर्जा उत्पादन होती है वो इसी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के आधार पर ही होती है। और जो परमाणु बम बनते हैं वो नाभिकीय विखंडन परमाणु की जो है प्रक्रिया इस पर आधारित होते हैं। ये कुछ चीज़ें फैक्ट जो है आपको याद रख लेने हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा अगर बिजली घर देखे जाएँ तो कितने हैं, तो वो कहाँ कहाँ हैं तो आप देख सकते हो। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, माफ़ कीजिएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावतभट्टा राजस्थान में है, काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है और कुडनकुलन भी तमिलनाडु में है। और अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो और अच्छे से, है ना। यहाँ पर देखिए गोरखपुर है, यहाँ पर रावतभट्टा राजस्थान में है ना, गोरखपुर हरियाणा में, रावतभट्टा है राजस्थान में, माही बांसवाड़ा राजस्थान में ये अभी चालू है ना, काकरापार गुजरात में है, मीठी विरदी जो है गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, जैतापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है ना। ये कोवाड़ा आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में है, भीमपुर ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, चुटका जो है ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। इस प्रकार से ये हरिपुर है यहाँ पर जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो इतने सारे अपने यहाँ परमाणु ऊर्जा के बिजली घर हैं, यहाँ पर अपने यहाँ संयंत्र लगे हुए हैं। ये आपको याद रखने हैं, ये भी मैचिंग करने के लिए यूपीएससी हो सकती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। ये फैक्ट्स आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे कि सब क्यों फालतू में टाइम पास कर रहे हैं, पर जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेंगे, पीसीएस में क्वेश्चन पूछेंगे, तब आपको लगेगा कि सर टाइम पास नहीं कर रहे थे। और मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने जैसे जैसे जोड़ देखे, मैं सबकी गारंटी नहीं लेता। जैसे आप कह दो कि मैंने सारे पढ़ाए हैं, उनमें से क्वेश्चन आ गए, और कल को मैं कह दूंगा देखो मेरे पढ़ाई में से क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं। जिस चीज़ के ऊपर मैं बल देके कह रहा हूँ कि हाँ ये तो पढ़ ही लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा के, वो तो आप याद करना आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो मैं तो कहूँगा कि देखिए मैंने बताया था और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, है ना। तो चलिए बहुत हो गया ज्ञान, आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। अगर आपको हमारी ये पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त है जो पीसीएस की आईएएस की तैयारी कर रहा हो, निठल्ला बैठा हो, तो भी आप जो है चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि सर ये वाला पोर्शन छूट गया है, या इसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए, या ये फिर से समझा दीजिए, ऐसा कोई है, ठीक है। वैसे तो समझ में नहीं आया था, एक बार और वीडियो करके आप देख सकते हैं, है ना। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।